सभी सीईटी एग्ज़ाम देने वालों को नमस्कार, राम राम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की यात्रा। जब भी जो सीईटी का एग्ज़ाम होता है तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं भारतीय संविधान से, और उसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन जो अभी तक पैटर्न देखा गया है उसमें आते हैं जो अनुच्छेद हैं उसमें। तो अभी हम जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है भारतीय संविधान में उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा अनुच्छेद किसके बारे में है। तो चलो शुरू करते हैं अभी हम अपनी क्लास। तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक। जो अनुच्छेद 1 है उसमें संघ और उस राज्य का क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जो संघ है ये राज्यों से, जो हमारा देश है वो राज्य से मिलकर बना हुआ एक संघ है, उसके बारे में बताया गया है कि नाम, भारत का नाम इंडिया और भारत होगा, इसके बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन संसद द्वारा। अनुच्छेद 2 में वर्णन किया गया है कि नए राज्यों का गठन संसद कर सकती है, ठीक है। और अनुच्छेद 3 में राज्यों का नाम व क्षेत्र में परिवर्तन संसद द्वारा पुनर्गठन। तो क्षेत्र जो अनुच्छेद 3 है इसमें किसी राज्य का जो क्षेत्र है उसको दूसरे राज्य को दिया जा सकता है, उसका नाम परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, उड़ीसा का नाम अभी उड़ीसा किया गया है। जैसे हमारे जो कोलकाता का नाम कलकत्ता था, तो ये पावर भी सभी संसद के पास है, वो अपना बिल लाके इसको चेंज कर सकती है। तो अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 व 3 द्वारा बनाएगा कानून को चौथी अनुसूची में डालना अनुच्छेद 4 के बारे में बताता है। तो ये थे हमारे अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 5 से 11 तक ये जो भारतीय नागरिकता के जो प्रावधान है उसके बारे में बताते हैं। अनुच्छेद संविधान जब लागू हुआ था उस समय नागरिकता, मतलब जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो नागरिकता के प्रावधान थे वो संविधान के अनुच्छेद 5 में वर्णित है। अनुच्छेद 6 व 7 में पाकिस्तान से संबंधित व्यक्तियों के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 6 और 7 है उसमें जो पाकिस्तान से लोग आए हैं और अभी मतलब पहले आए थे और अब भी आ रहे हैं और उनको अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो उसके प्रावधान का वर्णन किया गया है कि उसको कैसे कैसे नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता। जो भारतीय मूल के व्यक्ति वो होते हैं जो भारत के हैं लेकिन दूसरे देशों में चले गए, उनकी जो नागरिकता है उसका वर्णन किया गया है, प्रवासी भारतीय जिसे बोलते हैं। अनुच्छेद 9 इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान है ही नहीं। भारत में एकल नागरिकता है। अगर कोई भी भारत का नागरिक है और उसे किसी दूसरे देश की नागरिकता मिल गई तो भारत की नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो इसके प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 10 नागरिक के अधिकारों का प्रावधान है कि भाई एक भारत का नागरिक है उसको क्या क्या अधिकार मिले होंगे उसके पास, जो दूसरे देश का नागरिक है उसको क्या क्या अधिकार होंगे, तो उनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार नागरिकता पे। तो ये अनुच्छेद जो 11 है इसमें तो आपने अभी सुना होगा CA, NARC जो भी इशू चल रहे थे, हॉट इशू, उसके बारे में है कि जो संसद है वो नागरिकता के जो प्रावधान है उनमें चेंज कर सकता है। तो उसके बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 11 में। अभी अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान। ये जो संविधान है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है मौलिक अधिकार। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द का अर्थ दिया गया। इसमें राज्य मतलब देश होता है। संविधान में जब भी राज्य का नाम आएगा तो हम देश के बारे में बताए कि इसकी क्या अर्थ है, क्या क्या इसकी लिमिट है, नागरिक ये किस किस से मिलकर बनता है, इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ ना करने का प्रावधान। इसमें जो मौलिक अधिकार है जो अपरिवर्तनीय है, जो अपने संविधान जब बना था उसी में अभी इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम मौलिक अधिकारों के साथ। फिर है
पहला आता है इसमें समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो समता का अधिकार है उसका वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सभी नागरिक बराबर होंगे, किसी के मतलब कानून के अनुसार किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 14 में वर्णन है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। मतलब अनुच्छेद 15 में ये बताया गया कि धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग जैसे मेल फीमेल, जन्म स्थान जैसे किसी का मतलब राज्य के हिसाब से किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हम कि ये उस जाति का है, ये उस धर्म का है, ये उसका जन्म उधर हुआ था। इसके आधार पर हम किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कोई भी सरकार की योजनाएं हैं उनमें हम भेदभाव नहीं कर सकते, ये बताया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। हाँ, ये अनुच्छेद 16 का मेन क्या होता है कि जब भी किसी स्टेट की वैकेंसी निकलती हैं तो दूसरे स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते। कई स्टेट बोल देते हैं कि हम दूसरे स्टेट वालों को अप्लाई नहीं करने देंगे, फॉर्म नहीं भरने देंगे। ऐसा कोई नहीं है। अनुच्छेद 16 में दिया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी फॉर्म भर सकता है, कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, तो ऐसा नहीं। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो छुआछूत है उसको हमारे संविधान में निषेध माना गया और कोई भी छुआछूत मान्य नहीं होगी, इसलिए अनुच्छेद 16 में दिया गया अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। अभी इसका क्या है, जो सेना में जैसे होते हैं रैंक होती है मेजर, और उनको जो अवार्ड मिलते हैं वीर चक्र हो गए, कीर्ति चक्र हो गए, इनको लिख सकता है। और शिक्षा में बाकी को छोड़कर किसी को हम उपाधि नहीं दे सकते, ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 6 अधिकार की सुरक्षा इसमें। वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। आप डेली सुनते होंगे कि हमें बोलने की जो आज़ादी है तो हम बोल सकते हैं, हमें इस पे कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। तो ये होती है वाक एंड अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरा सम्मेलन, हम कहीं पे भी मतलब परमिशन लेके सम्मेलन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, इस पे भी कोई रोक नहीं है। तीसरा संघ, मतलब अपना कोई भी संगठन बना सकते हैं हम, कोई कमेटी बना सकते हैं। नंबर 4 संचरण। संचरण मतलब घूमना, हम इस देश में कहीं भी जा सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, इसको ऐड कर दिया अभी तो इस पे भी कोई रोक नहीं है आपको। निवास, हम जैसे कोई हरियाणा का है और केरल में जाके बसना चाहता है तो बस सकता है, उसके ऊपर भी कोई वो नहीं है। पेशा, काम करने का भी अधिकार है, अभी हम कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसे तो कुछ है नहीं कि स्पेसिफिक काम है कि ये बंदा यही काम करेगा। तो ये सब आज़ादी दी गई है इसमें, 6 आज़ादी। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आए कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो 6 प्रकार की दी गई है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 में दिया गया है कि भाई जो अपराध होगा उसमें क्या क्या आपको दोष मतलब अपराधी घोषित किया जा सकता है। और इसके और भी कई प्रावधान है कि अगर आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो आपको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, आपको वकील से मिलने की परमिशन होगी, 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। ये सभी अनुच्छेद 20 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कि जैसे इसलिए तो हमारे बोलते कि आत्महत्या भी करना एक अपराध है, तो ये भी स्वतंत्रता नहीं कि आप अपनी आत्महत्या कर सको। इसमें इसका प्रावधान दिया है कि कैसे आप किसी को नहीं मांगते, अभी बोलते इच्छा मृत्यु, तो उसका प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 21 क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। एक बात और देखना, जो क या ABC होगा वो बाद में ऐड किए हुए हैं। तो ये जो क है ये प्रारंभिक शिक्षा मतलब 1 से 5 तक की शिक्षा सभी के लिए, सभी का अधिकार है ये, ठीक है। इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। भी इसमें गिरफ्तारी के वही बताया गया, गिरफ्तारी के कारण बताना होगा, 24 घंटे में वो करना पड़ेगा। तो ये बताया गया इसमें अनुच्छेद 22 में। और अभी आते हैं 23 और 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में दिया। अनुच्छेद 23 बलात्श्रम का
सुनते हो कि आप 14 वर्ष से छोटे बच्चे को कहीं आप फैक्ट्री में कहीं पे भी काम नहीं करवा सकते, उसके प्रावधान दिए गए हैं इसमें अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध। वही है कि कारखानों में आप 14 साल से बच्चों को काम नहीं करवा सकते, उसी के बारे में बताएगा अनुच्छेद 24 में भी। अभी आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद जो 25 में अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो इसमें बताया कि अपने जो मन है उसके अनुसार आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, मान सकते हो, उसको प्रचार कर सकते हो। कि जो सरकार है वो आपको मना नहीं कर सकती कि भाई आप इस धर्म को क्यों अपना लिया या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। बस अपने अंतःकरण मतलब मन से कोई दूसरा आपके ऊपर प्रेशर ना डाले, दबाव ना डाले। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने धर्म से संबंधित जो भी कार्य हैं उनका प्रबंध कर सकते हो, जैसे कहीं सत्संग करवा सकते हो, गुरुवाणी करवा सकते हो, तो इसके बारे में प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 28 किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के सदाए के बारे में स्वतंत्रता। तो ये है कि जो राज्य सरकार मतलब देश की जो सरकार है वो किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी के ऊपर कर नहीं लगा सकती, वो सब अपनी मर्जी से कर सकती है कि किसी के ऊपर भाई हम ये कर लगा के इकट्ठा पैसा करेंगे और इस धर्म को बढ़ावा देंगे, ऐसा करना राज्य सरकार का काम नहीं है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना से उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो जो भी जैसे हमारा सुना होगा आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जाम्बिया यूनिवर्सिटी है, इसमें भी मतलब जो PhD करवाई जाती है वो धर्म के आधार पर भी करवा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं, जैसे मदरसे हो गए, जैसे मिशनरी के स्कूल हो गए, तो इसके बारे में प्रावधान है, इन पे भी कोई रोक नहीं है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिए गए। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। कि वे अल्पसंख्यक जो हमारे देश में अल्पसंख्यक के अंदर जो धर्म आते हैं, जैसे हिंदू धर्म है वो तो मेन धर्म में आता है, और बाकी जो धर्म है जिनकी पॉपुलेशन कम है उनको अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो वो अपनी भाषा जो चाहे भाषा बोल सकते हैं, संस्कृति है उनकी सुरक्षा कर सकते हैं कि भी उनके साथ कोई दूसरा छेड़छाड़ ना करे। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक पर अधिकार। जो अल्पसंख्यक हैं वो जो भी अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करेंगे तो उनमें जो प्रशासन है वो अपने हिसाब से नियुक्त कर सकते हैं, ये अधिकार दिया गया अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 31 था वो पहले अपना मौलिक अधिकार था, वो प्रॉपर्टी का मौलिक अधिकार था, इसको अब हटाकर मौलिक अधिकार न बनाकर कानूनी अधिकार बना के अनुच्छेद 300A में डाल दिया। अभी ये 300A है तो अभी ये मौलिक अधिकारों में नहीं, इसलिए हमने इसको हटा दिया। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन पर नागरिकता उच्च न्यायालय। अभी यही जो 13 में था वही वर्णन इसमें कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ की गई हो तो वो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ये 32 में दिया है। और इसमें 5 रेट भी दी गई हैं कि गिरफ्तारी होने पर आपको क्या क्या मिलेगा, बंदी बना लिया तो आपको क्या क्या मिलेगा, इस सब के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, जो हमारी सेना है उनमें मूल अधिकारों का क्या क्या प्रावधान होगा वो अनुच्छेद 33 में बनाया है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार, अगर बोलते हैं कि सेना का शासन लग गया तो उसको मार्शल लॉ बोलते हैं। मार्शल लॉ लगने के बाद लगभग सभी मौलिक अधिकार आपके खत्म हो जाते हैं, तो उसका प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, तो ये फिर आ गया जो अपने DPSP बोलते हैं ना, नीति निर्देशक सिद्धांत, उनके विषय में राज्य की परिभाषा देगी। राज्य एक अपने मतलब जो नागरिक हैं उनके बारे में क्या क्या सोचेगा, क्या क्या कल्याणकारी योजना लेके आएगा, उसमें राज्य की परिभाषा मतलब देश की परिभाषा है। अनुच्छेद 38 राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, तो ये जो भी देश मतलब राज्य है वो अपने रहने वाले नागरिकों को जो अच्छी सड़क होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, ये सब जन कल्याण योजनाएं हैं उनकी व्यवस्था करना उसका कर्तव्य है इसमें।
अनुच्छेद 39 का सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी जो 29 का है इसको बाद में ऐड किया होगा, आपने सुना होगा नालसा। तो जो बंदा किसी पे कोई अपराध हो, केस हो गया और वो अब उसके पास वकील की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो उसको सरकार द्वारा वकील उपलब्ध कराया जाएगा और वो उसका केस लड़ेगा। ये 39 क में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होगा, उसके कितने अधिकार होंगे, क्या क्या वो करेंगे, ये सब अनुच्छेद 40 में दिया गया। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी काफ़ी मतलब और टॉपिक चल रहा है अभी, सुना होगा आपने यूसीसी, सभी के लिए नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया कि भारत के किन 2 देशों में यूसीसी, किन 2 राज्यों में लागू, पहले तो एक ही राज्य में लागू थी, गोवा में, पुर्तगालियों द्वारा 1964 में लागू की गई थी, 1961 में, और अब हाल ही में उत्तराखंड द्वारा लागू कर दी गई है, तो अब 2 में है। ये इसमें सभी के लिए कानून समान हो जाते हैं। अनुच्छेद 45 बालक की देखभाल व 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा, ये अनुच्छेद 45 में प्रावधान किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा और उसकी देखभाल होनी चाहिए। ये सब वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है। अभी हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, इसके बारे में बताया कि कृषि के लिए जो संगठन बनते हैं, पशुपालन के जो संगठन बनते हैं, उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, इसलिए बोलते रहते हैं कि हमें हमारे जो पर्यावरण है उसको स्वच्छ रखना है, उसको वन्य जीव है उनको भी, जैसे सुना होगा कई जगह हमारे हरियाणा में हिरण को मारना अपराध है, मोर को मारना अपराध है, नीलगाय को मारना अपराध है, ये सब इसी के हिसाब से है। अनुच्छेद 39 स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानीय वस्तुओं का, जो हमारे स्मारक हैं जैसे लाल किला हो गया और काफ़ी हो गए, इनको हमें महत्व देना है और इनकी मतलब इनका रख रखाव भी करना है, ये प्रावधान अनुच्छेद 49 में दिया गया है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है। जो न्यायपालिका और कार्यपालिका और उसके बीच जो भी विवाद होगा तो कैसे निपटा जाएगा उसके बारे में। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, ये क्वेश्चन भी सीटी में 1-2 बार आ लिया है, मतलब हरियाणा के एग्जाम में 1-2 बार आ लिया है कि अनुच्छेद 51 में किसका वर्णन किया गया है। तो ये जो हम एक पार्ट हमने पढ़ लिया है, इस प्रकार इस पूरे अनुच्छेद को हम 3 या 4 पार्ट में सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उनको पढ़ लेंगे। और कम से कम मैंने लास्ट जितने भी एग्ज़ाम दिए 3 से 4 क्वेश्चन तो अनुच्छेद के ही आते हैं। तो भारतीय संविधान के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे 8 से 9 वीडियो में हो जाएंगे और आप उनको 2-3 बार देख लोगे एग्ज़ाम से पहले, और तो आपके कम से कम 4-5 नंबर आराम से आ जाएंगे इसमें से। तो इसको देखना और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहना ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वो आपको मैसेज पहुंच जाए, नोटिफिकेशन।